जय हिंद। अर्चना कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। अभी हम लोग विश्व भूगोल पढ़ेंगे। अब विश्व भूगोल का पहला अध्याय विश्व भूगोल एक परिचय पढ़ेंगे। अब देखिए, भूगोल को ज्योग्राफी बोलते हैं, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, जियो प्लस ग्राफी, जो कि लैटिन शब्द है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफिया का मतलब होता है वर्णन, यानी पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है, इसके बाद फिर ज्योग्राफी को हम लोगों ने समझा कि ज्योग्राफी जियो प्लस ग्राफी है। ठीक है, अब दो विद्वान और आए, फ्रीमैन और राप। और फ्रीमैन और राप ने भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा कि पृथ्वी पर जो भी तथ्य है उसके बारे में लिखना या वर्णन करना शाब्दिक अर्थों में भूगोल है। उन्होंने क्या किया, कहा कि पृथ्वी पर जो भी चीजें है उसके बारे में लिखना वर्णन करना ही शाब्दिक अर्थों में भूगोल है। और इसके बाद एक प्रसिद्ध विद्वान जो कि यूनान के थे, इरेटोस्थनीज। क्या थे? इरेटोस्थनीज। यहां मैंने लिखा है, इन्होंने भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में प्रसिद्धि दिलाई। और भूगोल के लिए इन्होंने एक शब्द ज्योग्राफिका का प्रयोग किया। कई बार क्वेश्चन में भी आता है, एक कौन सा शब्द का प्रयोग किया? ज्योग्राफिका। ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते रहा और 19वीं शताब्दी में इसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता मिला। 19वीं शताब्दी में क्या हुआ? स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता मिला। और 20वीं शताब्दी में भूगोल के माध्यम से पर्यावरण, ठीक है, और मनुष्यों के आपसी संबंधों के बारे में अध्ययन किया जाने लगा। ठीक है, जहां से दो विचारधाराएं निकल करके आई, संभावनावाद और नियतिवाद। अब संभावनावाद का मतलब क्या है? देखिए, यहां पर आ गई दो चीजें निकल करके, संभावनावाद और नियतवाद। संभावनावाद और नियतवाद। ठीक है, अभी संभावनावाद को समझेंगे। तो संभावनावाद जो है, यानी कि पर्यावरण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए मनुष्य सक्षम है, लेकिन वो चीज प्रकृति के द्वारा स्वीकृति होना चाहिए, यानी वो करने लायक हो। ठीक है, और दूसरा है आपका नियतवाद। और नियतवाद का मतलब है कि प्रकृति में किसी भी प्रकार का आप परिवर्तन नहीं कर सकते, यानी जो भी है प्रकृति पर ही डिपेंडेंट है। ठीक है, कोई भी पर्यावरण में आप चेंजिंग करना चाहते हैं कुछ भी, तो वो प्रकृति पर निर्भर है। ठीक है, मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है। ये रहा। इसके बाद जब वर्तमान समय में आप देखेंगे तो इसकी कई शाखाएं बन गई हैं, उपशाखाएं बन गई है, जिसमें दो मुख्य हैं, जिसका नाम हम यहां पे लिख देते हैं, जिसमें भौतिक भूगोल। कौन सा है? भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। और मानव भूगोल, ये दो है मुख्य शाखाएं, और इसकी कुछ उप शाखाएं भी हैं। ठीक है, जैसे भौतिक भूगोल की जो भूगणितीय भूगोल है, उप शाखाएं, भूगणितीय भूगोल। उसके बाद स्थलाकृति भूगोल, स्थलाकृति भूगोल। उसके बाद जलवायु भूगोल। ठीक है, और जलवायु के बाद फिर आ जाता है आपका जलवायु विज्ञान आ गया। और जलवायु विज्ञान के बाद फिर आप देखेंगे तो आपका क्या बोलते हैं, निर्वंश विज्ञान, इस टाइप का आ जाता है, समुद्र विज्ञान। ठीक है, और इसके बाद से हम देखेंगे मानव भूगोल। तो मानव भूगोल की बहुत सी उपशाखाएं हैं, जैसे आपका सांस्कृतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, सामाजिक राजनीतिक भूगोल। ठीक है, इसके बाद जनसंख्या भूगोल इत्यादि, ये सब आ जाता है भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, जो कि वर्तमान में ये भूगोल की मुख्य शाखाएं हैं। ठीक है, अब इसके बाद से कुछ विद्वान जो थे कुछ विद्वान रोमन काल और आपका क्या बोलते हैं, यूनान काल में आए। ठीक है, और उन लोगों ने भी भूगोल के बारे में बहुत सी व्याख्याएं की। ठीक है, जिसमें आपका देखेंगे तो हिकेटियस थे, जिन्हें आपका भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद से इरेटोस्थनीज थे। फिर आपका क्या बोलते हैं, हेरोडोटस थे, जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है। अरस्तु, टालमी, स्ट्रैबो, ये लोग थे। तो इनका हम देखते हैं व्याख्या किसने क्या कहा था भूगोल के बारे में। ठीक है, तो इसमें अरस्तु जो थे, क्या बोलते हैं, अरस्तु,
जो एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे, और इन्होंने कहा था कि पृथ्वी का जो स्वरूप है वह गोली है। पृथ्वी का स्वरूप क्या है? गोली। और ये तर्क के द्वारा भी सिद्ध किए थे, इसको तर्क के द्वारा भी सिद्ध किए थे। ठीक है, इसके बाद से स्ट्रैबो आए। कौन? स्ट्रैबो। और स्ट्रैबो ने कहा कि पृथ्वी का जो आकार है वो अवलंग है। क्या है? अवलंग, यानी कि दीर्घाकार, दीर्घाकार या गोलाकार, दीर्घाकार या गोलाकार। क्लियर है? स्ट्रैबो बोले। इसके बाद फिर आगे टालमी। कौन? टालमी। और टालमी ने कई लेख लिखे। टालमी ने कई लेख लिखा और लेखों के माध्यम से ही उन्होंने प्रेरित किया लोगों को कि अनजान भूमि का खोज। इन्होंने क्या किया? अनजान भूमि का खोज। यहां मैं लिख देता हूं कि अनजान भूमि का खोज। ठीक है, अनजान भूमि का खोज। इसके बाद से जर्मन के एक विद्वान थे, ठीक है, जिनका नाम था अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। ठीक है, इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ था जिसका नाम था कास्मास। क्या था? कास्मास। कास्मास इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ था। और इन्होंने सबसे पहले बताया कि ये जो पनामा जल संधि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने का काम करती है, तो पनामा जल संधि पर एक नहर बनाई जा सकती है। इन्होंने क्या बताया सबसे पहले? कि जो पनामा जल संधि है इस पर नहर बनाई जा सकती है। ठीक है, तो ये अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने कहा। उसके बाद से इन्होंने ही सबसे पहले समताप रेखा को बताया कि मानचित्र पर मैंने दर्शाया। मानचित्र पर सबसे पहले समताप रेखा को दर्शाने वाले जो व्यक्ति थे वो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट महोदय थे। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा आप लोग, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इसके बाद से फिर एक इनके समकालीन ही विद्वान थे जिनका नाम था कार्ल रीटर। क्या नाम था? कार्ल रीटर। कार्ल रीटर। और इन्होंने भी बहुत विधिवत अध्ययन किया और इनकी एक ग्रंथ थी जिसका नाम था अर्धकुंडे। अर्धकुंडे। और इन्होंने बताया कि पृथ्वी पर जितने भी निवासी हैं इनके आपसी संबंध है, बहुत गहरा आपसी संबंध है, यानी कि निवासियों का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है और पृथ्वी का प्रभाव निवासियों पर पड़ता है। ठीक है, इन्होंने बताया इन्हें आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता। कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता। और इन्होंने आपका क्या बोलते हैं, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के बारे में विधिवत वर्णन किया था। ठीक है, कार्ल रीटर। ठीक है, इसके बाद से एक और विद्वान आए, ठीक है, जिनका नाम था फ्रेडरिक रेडजेल। क्या नाम था? फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल महोदय जो थे, जिन्हें मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। क्या बोला जाता है? मानव भूगोल का पिता किन्हें बोला जाता है? फ्रेडरिक रेडजेल महोदय को। ठीक है, इनकी भी एक ग्रंथ था, ठीक है, पोजियोग्राफी। क्या नाम था ग्रंथ का? पोजियोग्राफी। ठीक है, जिसमें इन्होंने बहुत ही जैसे मानव के बारे में विस्तृत व्याख्या किया, उनकी प्रजातियों के बारे में बताया। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का मुख्य रूप से जो क्या बोलते हैं भूगोलवेत्ता थे, विद्वान थे, इनका कथन। ठीक है, भूगोल के बारे में। ठीक है, इसमें क्वेश्चन भी आपका आता है कि ज्योग्राफिका शब्द, यहां पर देखिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो कौन किया था? इराटोस्थनीज। ठीक है, इसके बाद से आ जाता है आपका कि अनजान भूमि का खोज, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, किसने किया था? ठीक है, तो अनजान भूमि के खोज को प्रेरित करने में टालमी का बहुत बड़ा
हाथ था। ठीक है, पृथ्वी को गोली किसने बताया था? अरस्तु ने। और दीर्घाकाय किसने बताया था? स्ट्रैबो ने। ठीक है, इसके बाद से किसको मानव भूगोल का पिता कहा जाता है? फ्रेडरिक रेटजेल को। ठीक है, और अर्धकुंडे जो ग्रंथ है किसकी है? कार्ल रिटर की। तो ये है। अब इसके बाद से हम देखेंगे कि जितने भी आपका क्या बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय रेखाएं हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो महत्वपूर्ण है। जैसे भारत के बारे में हम लोगों ने जब भारत के भूगोल में पढ़ा था तो उसमें देखा था कि जो मैकमोहन रेखा है वो किसके किसके बीच है? भारत और चीन के बीच में। यहां पर है मैकमोहन रेखा और भारत और चीन के बीच में है। ये है भारत और चीन के बीच में। उसके बाद रेडक्लिफ रेखा, रेडक्लिफ रेखा किसके किसके बीच में है? पाकिस्तान और भारत के बीच में। उसके बाद डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, जो आजादी से पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच थी। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने उस वीडियो में पढ़ा था। अब इसके बाद से आगे जो है आपका क्या बोलते हैं हिंडनबर्ग रेखा। ठीक है, हिंडनबर्ग रेखा और ओडर नीसे रेखा, हिंडनबर्ग रेखा और ओडर नीसे रेखा। हिंडनबर्ग को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान खींचा गया था जर्मन और पोलैंड के बीच में की रेखा है। ठीक है, इसके बाद से ओडर नीसे भी जर्मन और पोलैंड के बीच में पड़ता है। ठीक है, इसके बाद मैन रहीन रेखा, मैन रहीन यानी कि जहां पे आदमी बहुत कम रह रहे हो, एक तरह से ऐसे समझिए। तो ऊपर की तरफ आप जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहां पे रूस आ जाएगा, रूस और सोवियत रूस और किसके किसके के बीच में आ जाएगा? फिनलैंड। यहां पे फिनलैंड मान लीजिए ये रूस का भाग है, तो फिनलैंड और रूस के बीच में, सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच में। ठीक है, इसके बाद आ जाता है फिर मैग्नाट रेखा। ठीक है, यहां पे मैंने लिखा मैग्नाट रेखा जो कि जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, जर्मनी और फ्रांस के बीच में। ठीक है, उसके बाद सिक फ्राइड रेखा और ये भी जर्मनी और फ्रांस के बीच में। किसके बीच में? जर्मनी और फ्रांस के बीच में। तो ये रहा जो मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है जो एग्जाम में आता है। ठीक है, इसके बाद से आपका 17वीं समानांतर रेखा किसको किसको अलग करती है? तो 17वीं समानांतर रेखा देखेंगे तो भारत को 23.5 डिग्री पर 20 से जाता है और उसके नीचे 17वीं आ जाएगा, यहां से आपका 17 तक आ जाएंगे। तो 17वीं आपका उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को अलग करता है। और 17वीं के बाद से 24वीं समानांतर रेखा है जो कि कक्ष से गुजरती है, जिसे पाकिस्तान तो सीमा मानता है लेकिन भारत इसे अपना सीमा रेखा नहीं मानता है। ठीक है, तो 24वीं समानांतर रेखा हो गया। उसके बाद 38वीं समानांतर रेखा, अब 38वीं थोड़ा और ऊपर आएंगे, यहां तक आएंगे तो 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में है। 38वीं समानांतर रेखा किसके बीच में है? 38 क्या उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में। इसके बाद से आ जाता है आपका फिर 49वीं समानांतर रेखा, 49वीं समानांतर रेखा जो कि कनाडा और यूएसए के बीच में है, कनाडा और यूएसए के बीच में है। ठीक है, इसके बाद से 1 से 41वीं पश्चिमी देशांतर रेखा है जो कि आपका अलास्का और कनाडा के बीच में पड़ता है। ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, कौन कौन सी रेखा कहां से है। सीमा रेखा के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा कि भूगोल के बारे में। ठीक है, सब लोगों ने क्या कहा, जो भी विद्वान थे उसके बारे में देखा। उसके बाद से हम लोगों ने देखा फिर आपका जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, ठीक है, इसके बारे में, प्लस आपका देशांतरी और इन रेखाओं के बारे में पढ़े कि समानांतर रेखा किसको किसको अलग करते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के बारे में। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।